India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जोशीमठ भू धसाव मामले में तत्काल सुनवाई नहीं, हर मामले में शीर्ष अदालत आने की जरूरत नहीं, सरकारें काम कर रही हैं, अब 16 जनवरी को है सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राज्य सूची और संवर्ती सूची दोनों अहम। दिल्ली सरकार ने कहा, अधिकार क्षेत्र में दखल का भी मामला, नौकरशाह पर नियंत्रण के बिना सरकार कैसे करेगी काम। भोपाल गैस त्रासदी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों को अब तक मुआवजा न देने पर जताई नाराजगी, कहा अगर पैसों की कमी है तो उसे सरकार पूरा करे। शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता से जुड़े मामले में स्पीकर की शक्तियों की होगी विवेचना। अगली सुनवाई में तय होगा कि 7 जजों की बेंच या 5 जजों की बेंच करे सुनवाई। India Legal presents Courts Roundup. उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित जोशीमठ में भू धसाव मामले में तत्काल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने सुनवाई के लिए 16 जनवरी की तारीख तय की है। अदालत ने कहा कि हर मामले को कोर्ट में क्यों लाया जाता है, चुनी हुई सरकारें भी तो हैं, इसे देखने के लिए लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई संस्थाएं हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से दायर याचिका में जोशीमठ के संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की गई है। इसके लिए अदालत से हस्तक्षेप करने की मांग भी हुई है। जोशीमठ भू धसाव मामले में तुरंत सुनवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में राहत के लिए एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग की है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से साफ साफ इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने इस पर सुनवाई के लिए अब 16 जनवरी की अगली तारीख दी है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर मामले में शीर्ष अदालत आने की जरूरत नहीं है, इस पर लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित संस्थाएं काम कर रही हैं। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। CJI DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया गया था। याचिकाकर्ता स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने शीर्ष अदालत में अपील करते हुए कहा था कि मामले में तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है और इस संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, जिस पर प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की पीठ ने मंगलवार की तारीख दी थी, लेकिन अब अदालत ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। जनहित याचिका जोशीमठ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और NDMA को जोशीमठ के निवासियों को सक्रिय रूप से समर्थन देने का निर्देश देने की मांग करती है। याचिकाकर्ता का कहना था कि जोशीमठ में आज जो भी हो रहा है वह खनन, बड़ी बड़ी परियोजनाओं का निर्माण और उसके लिए किए जा रहे ब्लास्ट के चलते हो रहा है। यह बड़ी आपदा का संकेत है। नगर में लंबे समय से भू धसाव हो रहा है, लोग इसको लेकर आवाज उठाते आ रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। इसका खामियाजा आज एक ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक नगर और वहां रहने वाले लोग झेल रहे हैं। याचिका में जोशीमठ के निवासियों को वित्तीय सहायता और मुआवजे के लिए भी प्रार्थना की गई है।
जोशीमठ शहर में असुरक्षित भवनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक कुल 678 भवन चिन्हित किए जा चुके हैं। CBRI की टीम ने सोमवार को होटलों का सर्वे किया था। अब दोनों होटलों से भवनों को ढहाने की शुरुआत होगी। कुछ होटल को अत्यधिक क्षति पहुंची है। पिछले कुछ दिनों में जोशीमठ में कई घरों और सड़कों में दरार पड़ने और लगातार भूमि धंसने के मद्देनजर सिकिंग जोन घोषित किया गया। डूबते शहर में क्षतिग्रस्त घरों में रहने वाले 60 से अधिक परिवारों को अस्थायी राहत केंद्रों में पहुंचाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को महाराष्ट्र राजनीतिक संकट के संबंध में प्रतिद्वंदी गुटों उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई 14 फरवरी के लिए स्थगित कर दी है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस MR शाह, कृष्णा मुरारी, हिमा कोहली और PS नरसिम्हा की 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा, हम इस पर 14 फरवरी को सुनवाई करेंगे। शीर्ष अदालत पहले इस पर दलीलें सुनेंगे कि मामले की सुनवाई 7 न्यायाधीशों की पीठ को भेजी जाए या 5 न्यायाधीशों की पीठ को। मामला स्पीकर और विधायकी की अयोग्यता से जुड़ा है। 2016 में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने नबाम रेबिया मामले का फैसला करते हुए कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष विधायकों की अयोग्यता की याचिका पर कार्रवाई नहीं कर सकते अगर स्पीकर को हटाने की पूर्व सूचना सदन में लंबित है। महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना में उत्पन्न स्थिति को रेबिया फैसले के संदर्भ में देखा जा रहा है और इसी फैसले की समीक्षा के लिए सुनवाई होगी। विधायी दल के विहिप और सदन के नेता को निर्धारित करने के लिए अध्यक्ष की शक्ति का दायरा क्या है? क्या इंट्रा पार्टी प्रश्न न्यायिक समीक्षा के अधीन है? इसका दायरा क्या है? किसी व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने की राज्यपाल की शक्ति और क्या यह न्यायिक पुनर्विचार के अधीन है? किसी पार्टी के भीतर एक पक्षीय विभाजन को रोकने पर चुनाव आयोग की शक्तियों का दायरा क्या है? 23 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने सेना बनाम शिवसेना केस संविधान पीठ को भेज दिया। संविधान पीठ को स्पीकर और राज्यपाल की शक्तियों को तय करना है। उद्धव ठाकरे गुट और शिंदे गुट एक दूसरे के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। शिवसेना ने एकनाथ शिंदे ने बागी तेवर अपनाते हुए पार्टी के कई विधायकों को अपने साथ जोड़ बीजेपी के सहयोग से सीएम की कुर्सी कब्जा ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट। पर पोस्टिंग के अधिकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार में क्या शक्ति है, इस पर हमें विचार करना है। दिल्ली सरकार ने कहा कि यह सिर्फ अधिकार और शक्तियों के बंटवारे का ही विवाद या मामला नहीं है, बल्कि एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में दखल का भी मामला है। दिल्ली सरकार के पास अधिकार होने से अधिकारी दिल्ली की जनता और सरकार के प्रति जवाबदेह होंगे। मामले को 5 जजों वाली संवैधानिक बेंच कर रही है। इसकी सुनवाई दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल के मामले में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग करने के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में 5 सदस्यीय संविधान बेंच ने कहा कि दिल्ली के मामले में संसद राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बना सकती है। इस दृष्टि से राज्य सूची और समवर्ती सूची दोनों अहम हैं। अगर संसद समवर्ती सूची में चल रही है तो दिल्ली सरकार में क्या शक्ति है, इस पर हमें विचार करना है। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 73 बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कहता है कि समावर्ती सूची में भी केंद्र सरकार कार्यकारी शक्ति नहीं छीन सकती। दिल्ली के संबंध में अनुच्छेद 254 राज्य सूची पर भी लागू होता है। आमतौर पर अनुच्छेद 254 केवल समवर्ती सूची में संसद द्वारा अधिनियत कानून को प्राथमिकता देता है। अगर इससे फर्क पड़ता है तो संसद के पास कार्यकारी मामलों में भी शक्ति है। दिल्ली सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस शुरू की। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अधिकार और शक्तियों के बंटवारे का ही विवाद या मामला नहीं है,
बल्कि एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में दखल का भी है। दिल्ली सरकार के पास अधिकार होने से अधिकारी दिल्ली की जनता और सरकार के प्रति जवाबदेह होंगे। नौकरशाह सरकार और मंत्रिमंडल के प्रति जवाबदेह और जिम्मेदार होना चाहिए। दिल्ली सरकार ने कहा कि सिविल सेवाओं को नियंत्रण में रखे बिना कोई सरकार कैसे काम कर सकती है। इसे पूरी तरह अवज्ञा और अराजकता होगी। विडंबना है कि एमसीडी के पास सिविल सेवाओं के पास शक्ति, लेकिन दिल्ली सरकार के पास नहीं। दिल्ली सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कोई भी सरकार जो लोगों की इच्छा को पूरा करने वाली है और अस्तित्व में है, उसे पद सृजित करने, उन पदों पर कर्मचारियों को नियुक्त करने और विश्वास के मुताबिक उन्हें बदलने की क्षमता होनी चाहिए। जब तक इस सरकार के पास शक्ति नहीं है, सरकार कार्य नहीं कर सकती है। 2018 के फैसले में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से कहा था कि दिल्ली के उपराज्यपाल निर्वाचित सरकार की सहायता और सलाह से बंधे हैं और दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। इस पूरे मामले में दिल्ली सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में केंद्र सरकार के पास सिर्फ जमीन, पुलिस और लोक आदेश यानी कानून व्यवस्था के मामले में अधिकार मिला है, इसलिए वो इन्हीं से संबंधित अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकती हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को चलाने से संबंधित गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट में 2021 में संशोधन किया था, जिसके तहत उपराज्यपाल को कई और अधिकार दे दिए गए थे। दिल्ली सरकार ने इस संशोधन को भी चुनौती दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवजे की मांग मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। भोपाल गैस त्रासदी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों को अब तक मुआवजा न देने पर नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि मुआवजे के लिए 50 करोड़ का फंड जस का तस है। इसका यह मतलब है कि पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इसका जिम्मेदार क्या केंद्र सरकार है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सवाल किया कि यूनियन कार्बाइड भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों के संबंध में पहले हुए समझौते पर पुनर्विचार कैसे किया जा सकता है। कोर्ट ने कंपनी द्वारा प्रदान $470 मिलियन से अधिक रकम में से 50 करोड़ रुपए पीड़ितों को वितरित न होने पर चिंता जाहिर की। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल के अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमण से पूछा कि समझौता एक विशेष समय पर हुआ था और क्या अदालत कह सकती है कि 10 साल, 20 साल या 30 साल बाद नए दस्तावेजों के आधार पर समझौता करें। यूनियन कार्बाइड का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि दस्तावेजों का एक नया सेट है। पीठ ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया, क्या क्यूरेटिव पिटीशन में किसी नए दस्तावेज की अनुमति दी जा सकती है? जस्टिस कौल ने पूछा कि 50 करोड़ रुपए अवितरित क्यों पड़े हैं? क्या लोगों के पास पैसा नहीं जाने के लिए सरकार जिम्मेदार है? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि दावेदारों की संख्या समीक्षा के फैसले से अधिक हो गई है। जस्टिस कौल ने कहा, अटॉर्नी कृपया हमें बताएं कि रिव्यू फाइल करने के बाद क्यूरेटिव क्यों और कैसे नहीं। साल्वे ने कहा, हमारी स्थिति बहुत सरल है। एक समझौता है और एक समझौते में कोई पुनरुद्धार खंड नहीं है। उन्होंने कहा कि समझौते में राहत और पुनर्वास को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया था और अब वे इसकी मांग कर रहे हैं। देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की गई है और उन्होंने कहा कि जो पैसा अभी तक लोगों को नहीं दिया गया है उसके पीछे की वजह क्या है, इसके लिए किसकी जिम्मेदारी तय होती है। केंद्र से भी पूछा कि क्या पैसे की कमी है, क्यों नहीं 50 करोड़ रुपया जो है वो अभी तक वितरित किया गया है। समझौते पर फिर से कैसे विचार किया जा सकता है, इसको लेकर भी सवाल खड़े किए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां अपनी नाराजगी जाहिर की है और समझौते पर फिर कैसे विचार किया जा सकता है उसको लेकर भी संज्ञान लेने की कोशिश की। तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो मंगलवार को महाराष्ट्र राजनीतिक संकट के संबंध में प्रतिद्वंदी गुटों उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई 14 फरवरी के लिए स्थगित की थी, उससे जुड़ी खबर को भी एक बार देख लेते हैं।
शिवसेना बनाम शिवसेना मामले में 5 जजों की संविधान पीठ 14 फरवरी को सुनवाई करेगी। महाराष्ट्र मामले में सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना है कि ये मामला 5 जजों की संविधान पीठ ही सुनेगी या 7 जजों की संविधान पीठ को भेजा जाए। उद्धव ठाकरे ग्रुप की ओर से मांग की गई है कि अरुणाचल प्रदेश में नबम रेबिया केस के फैसले को 7 जजों की पीठ में भेजा जाए। नबाम रेबिया में 5 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया था कि जब स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव लंबित हो तो वो अयोग्यता की कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता। पीठ में जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस M.R. शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस P.S. नरसिम्हा शामिल हैं। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पीठ को अवगत कराया कि उन्होंने पहले संकेत दिया कि वह नबाम रेबिया के फैसले की शुद्धता पर बहस करना चाहते हैं और इस मामले को 7 जजों की बेंच को भेजने की आवश्यकता है। जब मामले को संविधान पीठ को संदर्भित किया था तब 11 मुद्दों पर विचार के लिए तैयार किया गया। इनमें से कुछ मसले यूं हैं। क्या स्पीकर द्वारा अयोग्यता नोटिस बनाम रेबिया फैसले के खिलाफ है? क्या अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत याचिका हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोग्यता की कार्यवाही पर निर्णय ले सकता है? सदस्यों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान सदन में कार्यवाही की क्या स्थिति है? 10वीं अनुसूची के पैरा 3 को हटाने का क्या प्रभाव पड़ा है? विधायी दल के व्हीप और सदन के नेता को निर्धारित करने के लिए अध्यक्ष की शक्ति का दायरा क्या है? क्या इंट्रा पार्टी प्रश्न न्यायिक समीक्षा के अधीन है? इसका दायरा क्या है? किसी व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने की राज्यपाल की शक्ति और क्या यह न्यायिक पुनर्विचार के अधीन है? किसी पार्टी के भीतर एक पक्षीय विभाजन को रोकने पर चुनाव आयोग की शक्तियों का दायरा क्या है? 23 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने सेना बनाम शिवसेना केस संविधान पीठ को भेज दिया। संविधान पीठ को स्पीकर और राज्यपाल की शक्तियों को तय करना है। उद्धव ठाकरे गुट और शिंदे गुट एक दूसरे के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। शिवसेना ने एकनाथ शिंदे ने बागी तेवर अपनाते हुए पार्टी के कई विधायकों को अपने साथ जोड़ बीजेपी के सहयोग से सीएम की कुर्सी कब्जा ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस B.R. गवई ने फैसला सुनाने में 2 महीने की देरी के लिए माफी मांगी। जस्टिस B.R. गवई और जस्टिस M.M. सुंदरेश की पीठ चंडीगढ़ शहर में एकल आवासीय इकाइयों को अपार्टमेंट में बदलने के बड़े पैमाने पर चलन के खिलाफ याचिका में फैसला सुना रहे थे। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन को चंडीगढ़ की तरफ एक तरफा रूप से इस तरह के अभ्यास की अनुमति देने से इसके पर्यावरणीय प्रभाव के साथ साथ क्षेत्र की विरासत से जुड़ा यह मसला है। इसे ध्यान में रखते हुए जस्टिस गवई ने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि केंद्र और राज्य स्तर पर विधायिका, कार्यपालिका और नीति निर्माता अव्यवस्थित विकास के कारण पर्यावरण को होने वाले नुकसान पर ध्यान दें और ये सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करें कि विकास पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। जज ने कहा कि स्थायी विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक उचित संतुलन बनाने की भी आवश्यकता है। जज ने उचित सरकारी अंगों से शहरी विकास की अनुमति देने से पहले पर्यावरणीय प्रभाव आकलन करने के लिए आवश्यक प्रावधानों को लागू करने का आग्रह किया। सीनियर एडवोकेट P.S. पटवालिया ने टिप्पणी करते हुए जानी मानी बेंच की सराहना की। जस्टिस गवई ने कहा, भविष्य अब सुरक्षित है, हमने अपना कर्तव्य निभाया है। तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व में एक कोलेजियम द्वारा नामांकन के बल पर जस्टिस B.R. गवई को 2019 में शीर्ष अदालत में पदोन्नत किया गया था। उन्होंने नवंबर 2003 और मई 2019 के बीच 15 से अधिक वर्षों तक बॉम्बे हाई कोर्ट के जज के रूप में भी काम किया है। बेंगलुरु की एक अदालत ने कांग्रेस नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के नेता
अश्वत्थ नारायण सीएन और अन्य द्वारा पुस्तक के विमोचन के खिलाफ एक मुकदमे में अंतरिम निषेधाज्ञा दी है। एक अतिरिक्त सिटी सिविल और सत्र न्यायाधीश ने प्रतिवादियों को वादी के खिलाफ मान हानिकारक बयान पोस्ट करने से रोकने के लिए सुनवाई की अगली तारीख तक निषेधाज्ञा दी। प्रतिवादियों से याचिका में प्रतिक्रिया की मांग करते हुए अदालत ने अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे बिचौलियों को मान हानिकारक सामग्री को हटाने और पुस्तक की बिक्री को रोकने का निर्देश दिया। ये मुकदमा सिद्धारमैया के बेटे यतीन्द्र सिद्धारमैया द्वारा दायर किया गया था, जो कर्नाटक विधानसभा के वर्तमान सदस्य और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हैं। यतीन्द्र सिद्धारमैया ने यह कहते हुए एक स्थायी निषेधाज्ञा की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया कि पुस्तक उनके पिता की सहमति के बिना मुद्रित की गई थी और उनके बारे में मान हानिकारक सामग्री थी। याचिका में कहा गया है, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि उक्त पुस्तक में वादी के पिता की सहमति नहीं है, भले ही उक्त पुस्तक वादी के पिता पर आधारित हो। इसके अलावा ये संतोष था कि किताब का एकमात्र इरादा सिद्धारमैया को परेशान करना और बदनाम करना और उन्हें खराब रोशनी में दिखाना था। वादी के अनुसार झूठे आक्षेपों के कारण वादी और उसके परिवार के सदस्यों के राजनीतिक करियर और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इन प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए ट्रायल कोर्ट ने पाया कि नोटिस के वितरण और अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए एक मामला बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि हिरासत में पूछताछ का इस्तेमाल इकबालिया बयान निकालने के लिए नहीं किया जा सकता। जस्टिस सत्येंद्र वैद्य ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की, जिसके संदर्भ में याचिकाकर्ता आईपीसी की धारा 408 और धारा 34 के तहत अपराधों के लिए एफआईआर में गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए प्रार्थना कर रहा था। अदालत के समक्ष ये तर्क दिया गया कि आरोपी के बैंक अकाउंट में लेन देन शिकायतकर्ता और प्रतिष्ठान के अकाउंट प्रबंधक की सहमति पर किए गए। आरोपी ने आगे तर्क दिया कि जांच के दौरान उसने पूरा सहयोग किया और पुलिस को अकाउंट का पूरा विवरण दिया। खंडपीठ ने कहा कि मामला 19 नवंबर 2022 को दर्ज किया गया था और याचिकाकर्ता को 23 नवंबर 2022 को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया। अदालत ने कहा कि चूंकि एफआईआर दर्ज किए हुए 1 महीने से अधिक समय बीत चुका है और याचिकाकर्ता जब भी आवश्यक हो जांच में शामिल हो गया, फिर जांच एजेंसी के पास पहले से ही जांच पूरी करने के लिए पर्याप्त समय है। प्रतिवादियों के इस तर्क से निपटते हुए याचिकाकर्ता उन व्यक्तियों के नाम का खुलासा नहीं कर रहा है जिनके अकाउंट में उसने रुपए ट्रांसफर किए। अदालत ने कहा कि विवाद इस कारण से उचित नहीं लगता कि पुलिस के दस्तावेजी साक्ष्य से बैंक लेन देन का पता लगाया जा सकता है। पीठ ने स्पष्ट किया, याचिकाकर्ता द्वारा अपने अकाउंट से रुपए निकालने के आरोप और उन व्यक्तियों की पहचान का खुलासा न करने के संबंध में जिन्हें यह वितरित किया गया था, वे तथ्य याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को साबित करने के लिए इतने प्रासंगिक नहीं हो सकते। साथ ही जांच आपराधिक मामले को वसूली कार्रवाई के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। याचिका स्वीकार करते हुए अदालत ने आदेश दिया कि गिरफ्तारी के मामले में याचिकाकर्ता जमानत पर रिहा किया जाए। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य में बाइक टैक्सी की अनुमति देने वाली नीति तैयार करने में अनिश्चितता के लिए महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई और कहा कि उसे किसी न किसी रूप में अपना रुख स्पष्ट करना होगा। जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस एसजी डिगे की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार इस मुद्दे को अधर में लटकाकर नहीं रख सकती और उसे तुरंत फैसला लेना होगा। पीठ पुणे और मुंबई में रैपिडो बाइक टैक्सी सेवाओं के संचालन रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो राज्य सरकार द्वारा 29 दिसंबर 2022 को जारी एक संचार के खिलाफ थी, जिसमें उन्हें बाइक टैक्सी एग्रीगेटर लाइसेंस की अनुमति देने से इनकार किया गया था। सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने मंगलवार को अदालत को बताया कि आज जारी एक संचार के खिलाफ याचिका थी, जिसमें उन्हें बाइक टैक्सी एग्रीगेटर लाइसेंस की अनुमति देने से इनकार किया गया था। सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने मंगलवार को अदालत को बताया कि आज जारी एक संचार के ये खिलाफ थी, जिसमें उन्हें बाइक टैक्सी एग्रीगेटर लाइसेंस की अनुमति देने से इनकार किया गया था। सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने मंगलवार को अदालत को बताया कि ये अनुमति जो इससे इनकार कर दिया गया।
तो कोर्ट्स राउंड अप में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। India Legal presents Courts Roundup.